हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज ये है क्लास 10th का साइंस का पेपर है, एक मॉडल सेट है। और हम लोग आज करने वाले हैं कम से कम 150 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि 150 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा, कम से कम एक बार ऑनलाइन पूरा देख लीजिए। उसके बाद चाहें तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको देख सकते हैं बार बार, ठीक है। तो ये आपका एक सेट है जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके आधार पर और भी मैं आपका लगभग 70 से 80 ऑब्जेक्टिव्स और करा दूंगा। तो लगभग 150 ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो जाएगा केवल एक वीडियो से, ठीक है। मात्र लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और देखिए आपके एग्जाम में बहुत कम समय है, तो कोई भी आप बहाने मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। और यही कहूँगा कि आपका जो ये साइंस है ना, इसका मेरे पास लगभग 4 से 5 सेट है। उसको यदि आप कर लेते हैं तो आपका कम से कम 5-6 सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट सेट को भी लाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को सॉरी चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बायो से प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो पौधे में जनन अंग होते हैं वो होते हैं पुष्प में। कहाँ होते हैं? पुष्प में। पौधे में जनन अंग कहाँ होते हैं? पुष्प में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और एक और क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि निषेचन के फलस्वरूप पुष्प का कौन सा भाग पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। निषेचन के फलस्वरूप पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो कौन सा भाग है? तो वह है अंडाशय। कौन फल में बदलता है? अंडाशय। ये भी लिख लीजिएगा कि अंडाशय क्या हो जाता है, निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही पढ़ने का तरीका है। जहाँ एक क्वेश्चन मिल रहा है उसी के आधार पर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आप करते जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है। तो बहुत बेसिक सा प्रश्न हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पौधे में होती है। किसमें होती है? हरे पौधे में। और हरे पौधे के बारे में आपको एक और बात पता होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनको हम उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। याद रखिए, पूछा जाता है। हरे पेड़ पौधे को आप क्या कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे को हम लोग उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्पादक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं उत्पादक को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, ये सौर ऊर्जा को सीधे ग्रहण कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सौर ऊर्जा को सीधे ग्रहण करने की क्षमता किसमें होती है? तो वो होती है उत्पादक में। किसमें होती है? उत्पादक में, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया ना। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा, लगभग हमारा 4 से 5 क्वेश्चन हो गया। इसे आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। इनमें से कौन सा है जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो वो आपका है जल। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से निकलता है, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित एक और सवाल है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस क्रिया में उत्पोदपाद के रूप में क्या बनता है। क्वेश्चन आता है उत्पोदपाद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोदपाद के रूप में क्या बनता है? तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। उत्पोदपाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? उत्पोदपाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा होता है ना, सॉरी, जो प्रकाश ऊर्जा होता है, कौन ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको आप लिखते चलिएगा नोटबुक पे, जो नए प्रश्न होंगे आपके लिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये पाई जाती हैं कहाँ? आमाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो जठर ग्रंथियां हैं उनसे किस अम्ल का स्राव होता है? तो HCl का स्राव होता है। किस अम्ल का स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। किससे? जठर ग्रंथियां से, ठीक है। चलिए अगला देखिए।
नंबर 5 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है? हमने तो नाम ही नहीं सुना है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अर्थ होता है कि जब क्या बोलते हैं, ग्लूकोज अपघटित होता है ना, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट अम्ल में, तो उसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। ये होती है कोशिका द्रव में, ठीक है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा क्या है? तो स्टोमाटा जो है, पौधे में जो पौधे की पत्तियों में छिद्र होता है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और उन्हीं छिद्रों के द्वारा CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, यानी स्टोमाटा के द्वारा CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। किस क्रिया से? तो विसरण क्रिया से। तो यहाँ हो गया 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक बार देखिए बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, ठीक। अब स्टोमाटा क्या होता है? तो पौधे की पत्तियों में जो छिद्र होता है उसी को हम कहते हैं स्टोमाटा। और जो स्टोमाटा होता है, उसी स्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण क्रिया के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन हो गए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ये होता है अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन से एथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से। और अवायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है? जिसे हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अनॉक्सी। आपने पढ़ा होगा ऑक्सी और अनॉक्सी, तो इसी को हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। और ये ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नंबर 7 में है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में हम लोग 2 पॉइंट और जान लेते हैं कि जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, इस पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों का संचालन करती है। तो हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जो कपाल है ना, कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में, स्फेनॉइड, कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में पाई जाती है। लगभग मटर के बीज के आकार का इसका होता है साइज, ठीक है। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और ऑनलाइन ही देखिए, ठीक है। एक बार ऑनलाइन देख लीजिए, उसके बाद आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे मेरा वाचिंग आवर मिलेगा, ठीक है। चलिए आप समझ रहे हैं। अगला देखिए, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का जो निकलना होता है उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपने याद किया होगा 2 मार्क्स में कि पौधे के वायवीय भागों से जल का जो निकलना होता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। एक और बात समझ लीजिए इसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से क्या फायदा होता है? तो जल संतुलन बना रहता है पौधों में, जल संतुलन। और क्या फायदा है? इसका क्या महत्व है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया से जल संतुलन, और पौधों में ताप, जो ताप होता है वो भी निश्चित रहता है, मतलब ताप स्थिर रहता है। मतलब क्या क्या बोलते हैं, वो बनाए रहता है। ताप की जो मात्रा है वो बनी रहती है, जल संतुलन भी बना रहता है और ताप का संतुलन भी बना रहता है। तो द्वितीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया के 2 फायदे हैं, लाभ हैं, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आगे भी। अगला देखिए, नंबर 9 में कह रहा है घेंगा रोग पनपता है। तो घेंगा रोग, ये तो आसान सा प्रश्न है, आपको पता होगा। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और आप बताइए कि घेंगा रोग जो होता है, इस घेंगा रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को गलकांड भी कहा जाता है, गलकांड। ये भी याद रखिएगा, इस नाम से भी आ सकता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और घेंगा रोग में कौन सा ग्रंथि है जो बढ़ जाता है, वो भी याद रख लीजिएगा। घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि जो बढ़ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। यानी घेंगा रोग से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि संबंधित है घेंगा रोग से। यही थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, घेंगा रोग हो जाता है। चलिए 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, रक्त प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जो पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं, ठीक है। रक्त से संबंधित एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि रक्त को हम लोग
रक्त एक प्रकार का ऊतक है, पता होगा आपको। इस ऊतक को हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। रक्त को हम क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक ऊतक है, नाम क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए रक्त से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि जो आपका रक्त है वो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होगा, आपको पता होगा। ठीक है, अब बताइए रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है तो रक्त का लाल रंग जो होता है, रक्त लाल रंग का होता है, वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। वीडियो भले लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है ना, पूरा डिटेल पढ़िए ताकि एक एक नहीं 4 क्वेश्चन बन जाए, 5 क्वेश्चन, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। ठीक है, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, एक और यहाँ प्रश्न आता है, रक्त में कौन सी धातु होती है? देखिए जो आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। रक्त में कौन सी धातु है? तो रक्त में Fe होता है। कौन सी धातु? आयरन होता है। रक्त में आयरन होता है। कौन सी धातु होती है? रक्त में आयरन होता है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं रक्त से, लिख लीजिएगा, नोटबुक पे लिखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि रक्तचाप जो मापता है उसको क्या कहते हैं? तो रक्तचाप जो मापता है उसे हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, यही से एक और क्वेश्चन है कि जो रक्तचाप जो होता है, सामान्य रक्तचाप, एक व्यक्ति के शरीर का जो नॉर्मल रक्तचाप होता है वो कितना कहते हैं? रक्तचाप कितना होता है? तो होता है 120/80, 120/80 mmHg। ठीक है, ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तदाब है। ठीक है, 120/80 mmHg, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। और इसे जब ज़्यादा हो जाता है ना, आवश्यकता से ज़्यादा, तो उसे हम लोग हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। ठीक है, अगला देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, कहाँ होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया? अभी हमने पढ़ा था पौधों में होती है। कहाँ होती है? पौधों में होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होती है? पौधों में होती है। ठीक है, और किससे होती है? तो जो पत्तियां होते हैं उनमें जो रंध्र होता है स्टोमाटा, उसी के माध्यम से होता है, विसरण क्रिया सहायक है। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तिलचट्टा में आपने काफी बार याद किया होगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है तिलचट्टा में। ठीक है, बाकी सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इस सब में। अगला देख लेते हैं, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त अभी मैंने ऊपर ही बताया था, रक्त आपका एक ऊतक है। क्या है? रक्त एक ऊतक है। पूरा नाम क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक। क्या नाम है पूरा? तरल संयोजी ऊतक। ठीक, अगला देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग, वेरी इंपॉर्टेंट, किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग, तो मूत्र का जो पीला रंग है उसके लिए जिम्मेदार है यूरोक्रोम। कौन जिम्मेदार है? यूरोक्रोम। ठीक है, ये मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब एक और ध्यान रखिए कि इसके बारे में भी एक एक पॉइंट जान लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये आपका खाद्य संचय का कार्य करता है। क्या करता है? खाद्य संचय। ठीक है, यानी पौधों में पूछा जाएगा कि भोजन के संचय का कार्य कौन सा करता है, कौन सा लवा करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ से, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? पूछा जा सकता है कि फूलों और बीजों को विभिन्न रंग, फूलों को और बीजों को, फूलों को और बीजों को जो रंग प्रदान करता है ना, रंग प्रदान करता है, वो कौन करता है? वो आपका करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फूलों और बीजों को रंग प्रदान कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और बाकी क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या करता है? भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी यानी द्विलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, केंचुआ है उभयलिंगी जंतु, बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अगला देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है? रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो करती है यकृत से। कहाँ से? क्योंकि जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में ही होता है। कहाँ होता है? यकृत में, तो यहीं से प्रवेश करता है रक्त में। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो यूरिया है ना, यूरिया की मात्रा कितनी होती है मनुष्य में? 100 ml रक्त में। कितना? 100 ml रक्त में
100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी मानी जाती है? 100 ml रक्त में, तो ये माना जाता है, ठीक है, 10 से 20 मिलीग्राम। कितना माना जाता है? 10 से 20 मिलीग्राम। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि 100 ml रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो लगभग 10 से 20 मिलीग्राम होती है। ठीक, ध्यान रखोगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया, इसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका 18 नंबर कि जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। अब पहले समझ लीजिए कि जय आवर्धन क्या है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ना, उन खाद्य पदार्थ में कीटनाशक दवाएं जो वगैरह होती हैं, ये सब हानिकारक प्रदूषित करने वाला पदार्थ, ये सब मिल जाता है उनमें, अंदर तक समा जाता है, और जब हम खाते हैं ना तो हमारे शरीर में चल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं, मतलब जो मिल जाते हैं ना हानिकारक चीज़ें खाद्य पदार्थ में, इसी को हम लोग कहते हैं जय आवर्धन या जैविक आवर्धन। और इसके लिए जिम्मेदार है बेसिकली DDT। कौन जिम्मेदार है? DDT, इसी को ही छिड़का जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में। ठीक है, ये दोनों में भी आता है कि जय आवर्धन क्या है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता होता कौन है? तो जो उत्पादक हमने ऊपर बताया था ना आपको, उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। तो जो उत्पादक होते हैं ना, जो आपके उत्पादक होते हैं, उन्हीं उत्पादक को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो गया आपका, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, ये तो उत्पादक हो गए हरे पेड़ पौधे। अब देखिए, उत्पादक को जो खाता है ना उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और उत्पादक को कौन खाएगा? तो आप बताइए, बकरी खाएगी, मतलब घास जो होते हैं, घास पेड़ पौधे की पत्तियां, उसे कौन खाएगा? बकरी खाएगी, हिरन खाएगी, तो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, अगला देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल समझते हो ना, अंडरग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के बेसिकली अंदर से निकलता है। देखिए, नदी तो होगा नहीं, ऊपर है सतह पे, तालाब भी नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, यानी कुआं। कुआं को हम लोग खोदते हैं ना, तो अंदर से अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं डार्विनवाद। इसे डार्विन ने दिया था, क्या कहते हैं? डार्विनवाद कहते हैं प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगला देखिए, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, अभी ऊपर ही हम पढ़ लिए, हरे पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक, अपघटक किसको कहते हैं ये भी देख लीजिए। अपघटक किसको कहते हैं? तो जो कवक होते हैं ना, कवक जीवाणु, कवक जीवाणु, ये क्या करते हैं कि जो मृत जीव जंतु होते हैं ना, मृत जीव जंतु पेड़ पौधे, उनको क्या करते हैं? सड़ा गला देते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं। इसलिए हम लोग कवक जीवाणु जो होते हैं इनको हम कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। और अपघटक के बारे में एक और वर्ड याद रखिएगा कि अपघटक को हम लोग सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछा जा सकता है आपसे कि सूक्ष्म उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी अपघटक, कवक जीवाणु वगैरह को। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला देखिए, मजा तो आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए, 23 नंबर कह रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? 14वें दिन जो अंडाणु निकलता है ना, 14वें दिन, उसी जो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं ना प्रत्येक 14वें दिन पे, उसी को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं ना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, इसी की वजह से होता है। ठीक है, अगला देखिए, लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ होती है? लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। ठीक है, अंडाशय में क्या होता है? तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। पूछा जा सकता है कि अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो कहिएगा अंडाशय में होता है। और लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। और अमाशय में किसका स्राव होता है? HCl का, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उसका स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। ठीक, अगला देखिए, 25 नंबर कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पहले याद रख लीजिए, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में कौन सा सहायक है? आयोडीन। ठीक है, और यही जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 26 नंबर
26 कह रहा है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। निश्चल कणिकाएं कहाँ होती है? तो निश्चल कणिकाएं जो होती है ना, वो न्यूरॉन के साइटोन में होती हैं। कहाँ होती हैं? जो साइटोन होता है ना, साइटोन, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें साइटोन होता है, जिसको इस तरह दिखाते हैं। तो न्यूरॉन के साइटोन में निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा। नेफ्रॉन के बारे में एक लाइन याद रख लीजिए। नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आपको पता होगा, पहले से पढ़ रखे होंगे आप कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 27 के बारे में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? तो बेसिकली हम लोग याद करते हैं 1350 ग्राम। कितना याद करते हैं? 1350 ग्राम, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कितना कहोगे आप? उसके लगभग में देख लेंगे, ये है 1.2 से 1.4 केजी, ये नियर अबाउट में है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन 1.2 से 1.4 केजी होता है, या 1350 ग्राम, ठीक है। ऐसे दिया जा सकता है, ठीक। अगला देखिए 28 नंबर का क्या कह रहा है? 28 नंबर कह रहा है आपका कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना होता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आपका सवाल जो है ना, ये क्या हो गया, 1 मिनट। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस का बना होता प्रतिबिंब होता है। तो देखिए इसमें दो दो कह दिया है, निकट दृष्टि दोष भी अथवा दूर दृष्टि दोष भी। एक ही कहना चाहिए कोई, निकट कह एक कहेगा तो एक का यहाँ पर दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो इसमें एक बोलना चाहिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, इस वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए दोनों कह दिया अथवा में, एक बोला था तो या तो काल्पनिक और सीधा होता, ठीक है, या तो वास्तविक और उल्टा होता, लेकिन दोनों का दोनों दिक्कत है, ठीक है। इसको छोड़ रहा हूँ मैं। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर कह रहा है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में आपको पता होगा उत्तल दर्पण का हम उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण इसमें दिया है। हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको पता होगा अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी जो होते हैं, चिकित्सा वगैरह होता है, वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर जो वगैरह होता है, सोलर प्लेट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आप बताइए उत्तल लेंस कहाँ होता है? तो उत्तल लेंस दो चीज़ों में होता है। एक जो मानव नेत्र होता है ना, मानव नेत्र, मनुष्य की आंख में पूछा जाएगा कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कहाँ होता है? तो जो कैमरा होता है ना, कैमरा का जो लेंस होता है ना, अभिदर्शक लेंस कैमरा का, वो भी उत्तल लेंस का बना होता है। तो उत्तल लेंस से संबंधित दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है और कैमरा का जो अभिदर्शक होता है उसमें भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी भी हो सकता है, कंडीशन के पे डिपेंड करता है, सीधा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी कहा देंगे, ठीक है। ऊर्जा का ऐसे ही मात्रा क्या है? देखिए ऊर्जा का ऐसे मात्रा सिंपल सा क्वेश्चन है, जूल है। ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या है? जूल है, ठीक है। अगला देखिए और शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट। शक्ति का क्या है? याद रख लीजिएगा, वाट है, ठीक। अगला देखिए आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है? तो आपको पता होगा प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है ना, तो प्रकीर्णन का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो आपको पता होगा ये होता है 25 सेंटीमीटर, सबको पता होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है ना, दूर बिंदु, निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु कितना है? तो इसे कहते हैं अनंत है। क्या कहते हैं? अनंत है। तो याद रखिए दूर बिंदु अनंत है और निकट कहेगा तो आपका 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए 34 कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो एफ दिया है तो आपका डी निकालना है। तो आपको तो पता होगा, सूत्र इजीली निकाल सकते हैं, ये आपका मीटर में होता है। तो उत्तल लेंस है तो धनात्मक आएगा आंसर, कितना आएगा? धनात्मक आएगा। तो पहले देख लीजिए धनात्मक कौन है, या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए 50 सेंटीमीटर का है, क्षमता पूछ रहा है, पी बराबर 1/f होता है, आपने पढ़ा है, एफ मीटर में होता है, 1 का 1 हो जाएगा, एफ का मान कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, मीटर में कीजिएगा तो 50/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/2 हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर। कितना डायोप्टर होगा? 2 डायोप्टर होगा, वो भी प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। अगला देखिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। प्रिज्म कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस
यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, वो किसके वजह से होता है? तो होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। इसी को हम लोग सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दृष्टिपटल क्या है? तो दृष्टिपटल रेटिना का हिंदी है। किसका हिंदी है? रेटिना। देखिए इधर लिखा हुआ, नीचे देखिएगा तो दृष्टिपटल किसका हिंदी है? रेटिना का हिंदी है। और रेटिना पे क्या बनता है? तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, रेटिना पर। और पुतली, तो दृष्टिपटल रेटिना याद रखिएगा, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और फोकस दूरी में परिवर्तन कौन लाता है? तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है, जिसे हम सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। 37 देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल से है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, याद किए होंगे आप लोग। 38 में कह रहा है फोटोग्राफी। यहाँ देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक लेंस होता है। अभी आपको ऊपर ही बता दिए थे कि उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। और ये भी बता दिए थे कि मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो जो लंबवत आपतित होती है वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और यदि अवतल दर्पण के समानांतर आपतित होती है तो कहाँ से? जैसे ये आपका ये आपका दर्पण हो जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए 1 मिनट। अगर लंबवत आपतित होती है तो फोकस से, और समानांतर आपतित होती है तो कहाँ से? वक्ता त्रिज्या से। कहाँ से? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना। लंबवत आपतित होती है, अच्छा ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? लंबवत आपतित होती है, फोकस से गुजरेगी। चलिए, कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है? स्थिर हवा, ये तो हो ही नहीं सकता है, काट दीजिए पहले। या तो गतिमान हवा होगा या तो उच्च दाब की हवा होगा। अब देखिए, पवन जो विद्युत जनित होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि ये ऊंचाई पे होता है ना। तो ऊंचाई पे आपको पता है कि वायु का दाब कम होता है, तो उच्च दाब कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए। हम ऊंचाई पे जाते हैं समुद्र तल से, तो दाब क्या होता है? घटता है। जब दाब घटता है तो उच्च दाब कैसे हो सकता है? मतलब गतिमान हवा होगा, जाहिर सी बात है। अगला देखिए 42 नंबर, कह रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। पी का मान निकालना है, तो भाई अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते होंगे। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? आपको पता है, ग्रेफाइट है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, 44 में कह रहा है वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो पहले कह रहा है अवतल दर्पण, तो याद रखिए कि आपका अवतल दर्पण कह रहा है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्या होगा? निगेटिव होगा। इसमें देखिए कोई भी फोकस दूरी निगेटिव में नहीं दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण कह रहा है तो फोकस दूरी निगेटिव होगी, इसमें निगेटिव तो दिया ही नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। 45 देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि प्रकाश जाती है तो कहाँ? अभिलंब से दूर जाती है। कहाँ जाती है? अभिलंब से दूर जाती है, सिंपल सी बात है। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? जनित्र कहते हैं। इसी को हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विद्युत जनित्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसी को हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है इसी, यही। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम विद्युत जनित्र या डायनेमो कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जो विद्युत धारा है, जो जनित्र है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जनित्र का सिद्धांत पूछा जाता है, तो ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लिख लीजिए आप, विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला देखिए 47 कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो पारंपरिक स्रोत कोयला हो जाएगा। गैर पारंपरिक की अगर बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, ये सब गैर पारंपरिक हो जाएगा। ठीक है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो अपवर्तन के साथ कौन सा घटित होगा? ठीक है, विचलन कह रहा है, वर्ण विचलन कह रहा है, या परिवर्तन कह रहा है? ठीक,
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यदि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट आप बताइए। मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया देता हूँ, 220 वोल्ट और 60 वाट होता है। 220 वोल्ट 60 वाट। चलिए वाट तो दिया नहीं है, खाली वोल्ट पूछ रहा है। आप बता दीजिए कमेंट करके कि 220 वोल्ट पे वो दिष्ट धारा होता है यानी डीसी होता है या 220 वोल्ट पे एसी होता है। कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है? आप कितना मेहनत कर रहे हैं? छोटा-सा एक सबूत दे दीजिए। चलिए, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? जिंक। जस्ता का मतलब क्या हुआ? जिंक हुआ। जिंक आता है 30 नंबर पे आता है। जिंक कितने नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। तो जिंक हो जाएगा 30। पूछेगा अगर 28 पे कौन आता है? तो फेरस, कोबाल्ट, निकेल। निकेल आता है 28 पे। 29 पे कौन आता है? कॉपर आता है और 24 पे कौन आता है? क्रोमियम आता है। तो हमसे पूछा जस्ता का, तो जस्ता का 30 हो जाएगा, ठीक है? धोबिया सोडा का अनुसूत्र बताइए। धोवन सोडा जिसे हम कहते हैं, वाशिंग सोडा। ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है? 10 गो हम लोग जल का अणु लेते हैं तो वाशिंग सोडा हो जाता है, ठीक? अगला देखिए 52 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? तो प्रबल क्षार याद रख लीजिए, एगो NaOH, एगो KOH, दूगो याद रख लीजिए। इजीली देख लीजिए कौन है ऑप्शन में। यहाँ पे NaOH दिया है तो NaOH क्या है? प्रबल क्षार है, ठीक है? प्रबल क्षार है, ठीक? अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है आपका लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए आयरन का अयस्क है। और इसका क्या होता है आपका? हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। ये हेमेटाइट का अयस्क। हेमेटाइट किसका अयस्क है? किस धातु का? तो लोहा का। इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। अगला देखिए 54 का सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है वो होता है फेन उत्प्लवन विधि। कौन होता है? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है? 55 कह रहा है कि ये दिया है कि रिएक्शन छोटा सा जिंक है उसमें ऑक्सीजन का योग कराया है तो जिंक ऑक्साइड बना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये आपका ऑक्सीकरण है। कौन है? ऑक्सीडेशन है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है? अगला देखिए नेक्स्ट का है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। वेरी इजी क्वेश्चन। आप बता दीजिएगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र। आप ही के लिए छोड़ दे रहे हैं, इतना आसान सा प्रश्न है। अगला देखिए 57 कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है आप बताइए? अविलेय होता है, विलेय होता है या आयनित होता है? तो विलेय हम नहीं कहेंगे, क्या होता है? आयनित होता है। आयनित होकर H+ देता है, इस वजह से वो विद्युत का चालन करता है, ठीक है? क्यों नहीं कहेंगे विलेय? क्योंकि आप बताइए जल में तो ग्लूकोज भी घुल जाता है, विलेय हो जाता है, लेकिन उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। जल में एल्कोहल भी घुल जाता है, उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हम आयनित कहेंगे, H+ में टूट जाता है, ठीक है? 58 का रहा है लिथियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो मुझे तो लग रहा है ये भी आपके लिए छोड़ देना चाहिए, इतना आसान है। Li 3 नंबर पे आता है तो 2,1 कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बाहरी कक्षा में कितना आएगा? 1 आएगा। अगला देखिए 59 का आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी का शून्य समूह किसे कहते हैं? वर्ग 18 को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग 18 को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह, ठीक है? और शून्य समूह में कौन कौन तत्व आते हैं? तो ये आते हैं आपका हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन Rn। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कौन दिया ऑप्शन में? हीलियम दिया है तो हीलियम हो जाएगा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, ठीक है? अब आवर्त सारणी के जो शून्य समूह के तत्व हैं उन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस, ठीक है? ये भी लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? आप समझिए अब तक 59 क्वेश्चन हुआ, लेकिन अगर आप इसे लिख रहे होंगे तो इतने क्वेश्चन को छोड़कर भी कम से कम और 50 क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है? उत्कृष्ट गैस हम कहते हैं वर्ग 18 के तत्वों को। इसी को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस? अक्रिय गैस, ठीक है? याद रखिएगा। और अगर आगे जानना है तो और मैं डिटेल बता दे रहा हूँ कि वर्ग 17 के तत्व क्या कहते हैं? 18 को तो अक्रिय गैस कहते हैं, 17 को क्या कहते हैं? तो हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन। वर्ग 17 के तत्व को हम क्या कहते हैं? हैलोजन। 16 को क्या कहते हैं? वर्ग 16 को तत्व क्या कहते हैं? तो कहते हैं चैल्कोजेन। क्या कहते हैं? चैल्कोजेन। वर्ग 16 के तत्व क्या कहते हैं? चैल्कोजेन। वर्ग 15 के तत्व क्या कहते हैं? तो वर्ग 15 के तत्व को हम कहते हैं निकोजेन। क्या कहते हैं? निकोजेन। कुछ भी आपसे पूछा जाएगा सब लिख लीजिए, ठीक है? अगला देखिए 60 में करा निम्नलिखित में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, सबको याद होता है।
पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है वो, ठीक है। जल के वैद्युत अपघटन पर कैथोड पर क्या होगा? तो देखिए कैथोड पे जो भी निगेटिव होता है ना, वो निगेटिव वाला ऋणात्मक भाग कैथोड पे जाता है, धनात्मक सॉरी ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव, तो इसके पास कौन जाएगा? निगेटिव वाला। कौन जाएगा? निगेटिव वाला। तो कैथोड निगेटिव होता है तो उससे पॉजिटिव वाला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जाएगा। कौन जाएगा? हाइड्रोजन। H प्लस में टूटेगा ना, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक। शरीर का पीएच मान क्या होता है? आप कमेंट करके बता दीजिए। शरीर का पीएच मान 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7 मिनट कमेंट करके बता दीजिए। भी आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 63 देखिए निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो अम्ल कौन है? देखिए H2SO4 दिया है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल सभी जानते हैं, तो यही अम्ल है, बाकी सब क्या होगा? ये सब भस्म है। 64 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो देखिए मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है, बाकी हल्दी आपको पता है प्राकृतिक रूप से, लिटमस प्राकृतिक, थैलोफाइटा वर्ग से मिलता है, लाल पत्ता गोभी जो है ये सब प्राकृतिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो होता है कार्बोनिक अम्ल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको पता होगा एक लाइन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से होता है? अमाशय से, हमारे अमाशय में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल पता होगा, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। 66 में कह रहा है कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है, यानी कि उसका जो सूत्र है वो क्या है कॉपर पाइराइट का? तो देखिए कॉपर पाइराइट का अनुसूत्र होता है CuFeS2। सॉरी ये नहीं होगा, CuFeS2 कहाँ है? CuFeS2 ये है आपका कॉपर पेराइट का अनुसूत्र, और ये कॉपर का अयस्क है, ठीक है। अगला देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाएगी, मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगी? तो सोना है। सोना अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए सोना पे जंग भी नहीं लगता है, ठीक है। बाकी ये सब पे जंग लग जाता है। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप कैसे याद करोगे? आपके पास जो ट्रिक आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? कनक मांगे Lg, कनक मांगे Lg, एल्युमिनियम तो नहीं है तो जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ट्रिक क्या है? लिख सकते हैं आप कनक, कनक मांगे Lg यानी जिंक, फिर लेड है, कॉपर, चांदी, सोना। यहाँ देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सीसा है, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर है, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जिंक दिया है, सिल्वर दिया है, AuCu, तो कौन सबसे ऊपर? देखिए यहाँ से जिंक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं जो है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, मतलब कॉपर और सिल्वर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी अधातु के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो देखिए अधातु का परिभाषा में भी हम यूज करते हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है उसे हम प्रायः क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 वगैरह ये होगा था, ये धातु का होता है, 1, 2, 3 हम मानते हैं नॉर्मली, ठीक। पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? तो पीतल के लिए पीतल किसका होता है? तो देखिए पीतल, इसका ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी का याद रखिएगा, पिताजी। पी माने पीतल, ता माने तांबा, जी माने जिंक, यानी तांबा प्लस जिंक, ठीक। 71 देखिए निम्नलिखित में कौन समावयवी हैं? कौन समावयवी हैं? देखिए तो ये आपका मेथिल एल्कोहल, डाइमेथिल ईथर, यहाँ एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर ये समावयवी। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH, ठीक है। IC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OCH3, देखिए तो इसको लिख सकते हैं का C 2 गो है, C2, H 3 गो और H यहाँ पे 3 गो, 6 गो, इसमें C 2 गो, H 5 गो, 6 गो O, तो इसे लिख सकते हैं, ये आपका समावी हो जाएगा। 72 में क्या कह रहा है? 72 में कह रहा है कि CH3OCH2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए ये ईथर समूह है। ईथर समूह का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? देखिए एक में हम जोड़ते हैं ऑक्सी, क्या जोड़ते हैं? OXY, एक में जोड़ते हैं ANE, एक में ऑक्सी जोड़ते हैं, एक में N जोड़ते हैं। स्मॉल वाले में ऑक्सी जोड़ते हैं और लार्ज वाले में, बड़े वाले में, बिग वाले में N जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए CH3 एक कार्बन है, एक कार्बन को आप कहते हो मेथ, तो मेथ में जुड़ेगा ऑक्सी तो हो जाएगा मेथॉक्सी, यहाँ दिया है।
और यहाँ पे दो कार्बन कहते हैं एथ, एथ में एन जोड़िएगा तो हो जाएगा एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा नाम। ठीक है, वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, कुछ छूट रहा हो तो, और उसे आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 73 में कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लौह का ऑक्साइड बनता है। कौन सा ऑक्साइड बनता है? देखिए, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराते हैं तो बनता है Fe3O4, Fe3O4 बनता है। ठीक है, इसी को हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? तो देखिए 16 है परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8,6 हो जाएगा। और जिसके बाहरी कक्षा में 6 होता है ना, वो वर्ग 16 का होता है। याद करने का ट्रिक एकदम आसान है। जिसमें 3 होता है वो 13, 4 होता है 14, 5 होता है 15, 6 होता है 16। ठीक है, 7 होता है 17, 8 होता है 18। ठीक है, और 1 और 2 का अलग से याद रखिएगा। 1 होता है तो 11 नहीं कहते हैं, 1 का 1 कहेंगे, वर्ग 1, और 2 का 2 ही कहेंगे। ठीक है, 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? तो अभी आपको ऊपर ही बताए थे कि जो हाइड्रोजन के नीचे है वो अभिक्रिया नहीं करता। हाइड्रोजन के नीचे कौन आएगा? आपको कॉपर मिलेगा, Cu मिलेगा, Ag मिलेगा और Au मिलेगा। Cu Ag Au ये आपको अभिक्रिया नहीं करेंगे अम्ल से। Cu दिया तो Cu हो जाएगा। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% टीन है, तो मिश्र धातु का नाम क्या है? तो भाई तांबा, तांबा और टीन से कौन बनता है? आप ही बताइए, तांबा और टीन से कौन बनता है? पीतल तो होगा नहीं, काट दीजिए इसको। क्यों? अभी ऊपर ही पढ़े थे कि कॉपर और जिंक से बनता है, तो या तो सोल्डर होगा या तो ब्रोंज होगा। तो आपके लिए एक हो गया एक सवाल, आप कमेंट करके बताइए। 2 गो तो होगा नहीं, आपको आइडिया दे दिए, इसमें से बताइए सोल्डर या ब्रोंज होगा। अगला देखिए, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो प्रतिक्रिया पर क्या बनेगा? तो आप बताइए, जिंक एक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म और धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकलता है? भस्म, भस्म जैसे जिंक हो गया और ये NaOH है, जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकलता है? H2 गैस ही निकलता है, H2 गैस ही हो जाएगा। अम्ल और भस्म भी करता है तभी, सॉरी अम्ल और धातु करता है तभी क्या निकलता है? H2 निकलता है। 78 में कह रहा है कि कौन सी धातु वायु में उच्चता पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगी? ठीक है, कौन सी नहीं करेगी? तो वही जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो नहीं करेगी। ठीक है, उसमें से कौन नहीं करेगी? तो इतना आइडिया आपको दे दिए, बाकी इसका भी आप कमेंट करके बता दीजिए, तभी तो लगेगा कि हाँ आप ही पढ़ रहे हैं। और नहीं आएगा तो कहीं से क्या कीजिए, सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, चेक कीजिए क्या होगा, और कमेंट करके बताइए, मैं सही आंसर पिन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप इसी बहाने कम से कम एक नए क्वेश्चन को जानोगे और कहीं ना कहीं से सर्च करोगे, खोजोगे। ठीक है, 79 में कह रहा है अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं? आप बताइए, ये भी आपके लिए छोड़ने का। अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? बताइए, कमेंट कर दीजिए। 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो धातुओं का जो तार बनना है तो मतलब उसको खींचना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। और आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि हम उसका पीट कर चादर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चादर बनाते हैं, तो ये आघातवर्धनीयता गुण है। और तार बनाएंगे तो तन्यता का गुण है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो को। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो अब मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 5-6 सेट है मेरे पास साइंस का, वो आपको हम करा देंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और उतना ही सेट SST का भी है, तो SST भी हम करा देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करा देंगे, जल्दी जल्दी। हो सकता है कि आपका एक नेक्स्ट वीडियो कल सुबह में मिल जाए संभवतः। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको अब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।